गुड मॉर्निंग। बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग की ओर से आज हम ऑनलाइन अध्यापन वर्ग लेने वाले हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी व्याकरण ये सीखने वाले हैं। मेरा परिचय, मैं श्रीमती दीपाली घनश्याम देवरे, मैं कवड़ेबंद बाणगंगा म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण, हमारा 9वीं का हिंदी व्याकरण जो है उसके कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उसमें से आज हम हिंदी व्याकरण का शब्द भेद और अव्यय, ये जो हमारा व्याकरण का जो कुछ भाग है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, ये हमें परीक्षा में 2 अंकों के लिए पूछा जाता है और ये 2 अंक जो है ये भी हमें परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह से हम कई बार ऐसा हमें लगता है कि 2 अंकों के लिए या फिर 1 अंक के लिए जो कुछ होगा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें परीक्षा में 1-1 अंक जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए बच्चों ध्यान में रखिए कि ये 2 अंकों के लिए है, लेकिन फिर भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम शब्द भेद और अव्यय, ये जो भाग है वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शब्द भेद और अव्यय। शब्द भेद इसके 4 प्रकार होते हैं और अव्यय इसके भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे शब्द भेद के अव्यय। शब्द भेद जो है, तो भेद मतलब क्या? भेद मतलब प्रकार, शब्दों के प्रकार। शब्दों के कई प्रकार होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमारे सिलेबस में हमें शब्द के 4 प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है शब्द का वो है संज्ञा, दूसरा प्रकार है सर्वनाम, तीसरा प्रकार है विशेषण और चौथा प्रकार है क्रिया। इस तरह से शब्द के ये 4 भेद है, मतलब शब्द के ये 4 प्रकार है जो आज हम सीखने वाले हैं। उसी तरह से अव्यय के भी 4 भेद है, मतलब अव्यय के भी 4 प्रकार है, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। वो कौन से है? सबसे पहले ये मैं आपको बताती हूँ। पहला अव्यय का भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध सूचक अव्यय और चौथा है क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस तरह से शब्द के प्रकार और अव्यय के प्रकार यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। अब हम ये क्या होता है ये डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द, इसका अर्थ क्या है? शब्द तो हम सबको पता है। शब्द जो है वो हम, मतलब हमारी जो कुछ किताबें होते हैं उनमें कई सारे शब्द है, वो हमेशा हम पढ़ते हैं। लेकिन शब्द मतलब क्या, ये जो संकल्पना है ये हमें ठीक से पता नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे आपको शब्द की व्याख्या यहाँ पे मैंने बताई है। तो देखो, शब्द मतलब क्या कि अक्षरों के योग्य अर्थ के समूह को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अक्षर जो होते हैं, अक्षर मतलब ख, ग, ग, ये सारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो इन अक्षरों के अर्थ के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। अक्षरों का जो समूह होता है उनको हम शब्द कहते हैं। जिस तरह से मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया है कि क, म तथा ल के योग्य समूह से कमल बनता है। मतलब क ये अक्षर है, म ये अक्षर है और ल भी ये क्या है? एक अक्षर है। और क, म और ल ये शब्द अक्षरों के समूह से, मतलब इन तीनों अक्षरों को अगर एकत्रित किया जाए तो उससे कमल ये शब्द बनता है। मतलब कमल ये योग्य उनका समूह है, इसीलिए उससे एक अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे निकलता है कमल, तथा इसका अर्थ भी निकलता है। अतः कमल एक शब्द है, किंतु ल, क, म भी इन्हीं तीनों अक्षरों के मेल से बनता है। तो देखो बच्चों कि कमल इस शब्द के अक्षरों को अगर उनके क्रम अगर बदला जाए तो उससे ल, क, म
ये जो दूसरा भी शब्द वहां पे तैयार होता है। लेकिन लकम ये शब्द हम अगर ध्यान में ले तो इससे कोई भी हमें अर्थ नहीं निकलता। जिस तरह से कमल ये एक फूल है, उसी तरह से लकम इस शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। तो अक्षरों के मेल से बनता है पर उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए यह शब्द नहीं है। मतलब यह है कि अक्षरों के योग्य समूह से कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। मतलब अक्षरों का जब योग्य समूह होता है और उस शब्द से अगर कोई अर्थ निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने शब्द की व्याख्या आपको बताई है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के भेद। उसी तरह से हमारे हिंदी व्याकरण में हमें शब्द के भेद दिए गए हैं, शब्द के प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है संज्ञा। तो हम इसको सबसे पहले जानेंगे। संज्ञा मतलब क्या? संज्ञा मतलब किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की व्याख्या क्या कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या फिर कोई क्रिया हो, उनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से हमारा नाम होता है, हमारा नाम भी क्या है, ये एक संज्ञा है। हर किसी व्यक्ति को नाम दिया जाता है, वो भी क्या होता है, उसका नाम मतलब संज्ञा। उसी तरह से व्यक्ति के, प्राणियों की जाति होती है, उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं, देखो कि पशु, पशु ये क्या है, जाति है, मतलब ये भी संज्ञा है। सुंदरता, सुंदरता ये क्या है, हमारा एक गुण है, ये भी एक संज्ञा है। व्यथा, व्यथा से क्या प्रकट होता है, अपनी भावना, अपना भाव प्रकट होता है, इसीलिए ये भी वाक्य में आए या शब्दों की एक संज्ञा है। उसी तरह से मोहन, ये एक व्यक्ति का नाम है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जाति योग का नाम, मतलब ये क्या है, संज्ञा है। उसी तरह से दिल्ली, ये एक स्थान का नाम है, तो इसीलिए ये भी संज्ञा है। मारना ये क्रिया है, मतलब क्रिया भी क्या है, एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या कि मतलब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को दिया जाने वाला या किसी पशु को उसका जो कुछ नाम हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, उससे आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला उदाहरण यहाँ पे दिया है कि पूजा और स्वाति लड़कियां हैं। तो इस वाक्य में पूजा और स्वाति ये क्या है, ये लड़कियों के नाम है, मतलब व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इसका अर्थ क्या कि पूजा ये एक व्यक्ति का नाम है, इसका अर्थ ये है कि पूजा ये जो नाम है ये क्या है, शब्द का भेद कौन सा आता है, संज्ञा। उसी तरह से स्वाति ये भी लड़की का नाम है, तो इसीलिए ये क्या है, ये भी एक संज्ञा है। उसी तरह से लड़कियां, लड़कियां भी क्या है, ये भी संज्ञा है। वाक्य में पूजा, स्वाति और लड़कियां ये तीनों जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा है। मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया गया है और जाति का नाम, मतलब लड़कियां क्या है, व्यक्तियों की जाति है और उस जाति का एक प्रकार जो है यहाँ पे लड़कियां ये जो है ये दिया गया है, इसीलिए ये भी क्या है, वाक्य में संज्ञा का प्रकार है, मतलब ये संज्ञा है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है कि मुंबई बड़ा शहर है। जिस तरह से हमने देखा कि स्थान का, किसी भी स्थान का जो कुछ नाम दिया जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसीलिए इस वाक्य में आया मुंबई ये जो शब्द है ये क्या है, ये भी एक संज्ञा है। उसी तरह से शहर भी संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है गाय गरीब जानवर है। गाय इस वाक्य में आया, गाय, गाय ये जो शब्द है ये जानवर की जाति का प्रकार है।
इसीलिए यहाँ पे गाय भी क्या है, वाक्य में आए संज्ञा है। उसी तरह से उसकी बातों में मिठास है। मिठास मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ भाव व्यक्त किया गया है, इसीलिए मिठास ये जो शब्द है इस वाक्य की संज्ञा है। तो बच्चों, संज्ञा ये जो होती है इसके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या कि किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला जो कुछ नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम दीपाली है, मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे कुछ विशेष नाम दिया गया है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब मेरा जो नाम है ये क्या हुई, वाक्य में आई या शब्द में आई एक संज्ञा है। उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या कि किसी भी प्रकार की, मतलब जानवरों की, व्यक्तियों की जो कुछ प्रकार होते हैं, जाति होती है, उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे औरत, आदमी, उसी तरह से लड़के, लड़कियां, ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मतलब हमारी भावनाएं जिस शब्द से व्यक्त होती है उस शब्द को भी हम संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको संज्ञा, ये जो शब्द का पहला प्रकार है, ये यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। दूसरा शब्द भेद का जो प्रकार है वो है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या कि सर्वनाम मतलब उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम मतलब क्या कि किसी व्यक्ति के नाम के बदले या फिर किसी वस्तु या स्थान के नाम के बदले पर आने वाला जो शब्द होता है उसे क्या हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम दीपाली है, उसके बाद अगर दूसरा वाक्य मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, मैं एक अध्यापिका हूँ। मतलब दूसरे वाक्य में मैंने फिर से दीपाली ये नाम नहीं लिया, उसके बदले मैंने क्या लिया, मैं इस शब्द का मैंने वहां पे प्रयोग किया। मतलब मैं ये जो शब्द है वो दीपाली इस नाम के बदले वहां पे मैंने इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं ये जो शब्द है वो क्या हुआ, वो हुआ सर्वनाम। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम के बजाय जो दूसरे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। उसी तरह से कुछ उदाहरण मैं आपको और बताती हूं। तो देखो यहाँ पे सर्वनाम के मैंने उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, उसे सूबेदार कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो सूबेदार है, उसका नाम यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन उसके नाम के बदले हमने उसे ये इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब उसे ये जो शब्द है ये क्या हुआ, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के नाम के बदले उसका इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया है, इसीलिए इस वाक्य में उसे ये जो शब्द है वो क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, राजू लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पे पहला वाक्य है राजू लड़का है, राजू के बारे में हमने जाना। दूसरे वाक्य में भी राजू के बारे में ही हमने जाना है, लेकिन राजू इस शब्द का हमने फिर से वाक्य में, शब्द में प्रयोग नहीं किया। तो उसके बदले हमने क्या इस्तेमाल किया वहां पे, वह ये शब्द वहां पे हमने लिया। मतलब किसी व्यक्ति के बदले हमने जो कुछ दूसरे वाक्य में शब्द लिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। उसी तरह से राजू लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इस वाक्य में वह ये जो शब्द है उस वाक्य का सर्वनाम है। उसी तरह से उन्होंने मुझसे कहा, किसने कहा पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा। उन्होंने मतलब इस वाक्य में उन्होंने ये जो शब्द है ये सर्वनाम है। उसने ड्यूटी पूरी की,
उसने किसने की, उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया, लेकिन उसने की। उसने मतलब ये कोई व्यक्ति है जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, लेकिन उसके बदले उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए उसने ये जो शब्द है ये क्या है, उस वाक्य का सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमें परीक्षा में ये सारी बातें पूछी जाएंगी, तो आपको सर्वनाम जो है वो यहाँ पे इस तरह से उसका उत्तर जो है वो आपको लिखना है। अब तीसरा जो प्रकार है शब्द भेद का वो है विशेषण। विशेषण मतलब क्या? विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो देखो बच्चों, विशेषण मतलब क्या कि कोई संज्ञा या फिर सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता जिस शब्द से हमें दिखती है या फिर बताई जाती है वाक्य में, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लड़का तो है, लड़का ये क्या है, संज्ञा है। इस लड़के के बारे में कुछ विशेष गुण उसके बताए हैं, वो कौन से, अच्छा। लड़का कैसा है, अच्छा है, मतलब लड़के की यहाँ पे विशेषता बताई गई है, अच्छा। मतलब अच्छा ये जो शब्द है ये क्या है, हमारा वाक्य का विशेषण है। उस तरह से तीन पुस्तकें, पुस्तकें तो है लेकिन कितनी, तीन है, इसीलिए वाक्य में आया तीन ये जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है। नई कलम, कलम है लेकिन कैसी है, नई है, मतलब कलम के बारे में कुछ विशेषता यहाँ पे जिस शब्द से हमें बताई गई है वो है नई, मतलब नई ये जो शब्द है इस वाक्य की विशेषता है या फिर इस वाक्य का ये विशेषण है। इनमें अच्छा, तीन तथा नई शब्द विशेषण है, जो विशेष की क्या बताता है, हमें विशेषता बताता है। मतलब अगर किसी लड़की, लड़का, वस्तु, इनके बारे में जो कुछ विशेषता हमें बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिर विशेषण कहते हैं। और कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। पहला उदाहरण है, तन्वी अच्छी लड़की है। यहाँ पे तन्वी ये क्या है, संज्ञा है, ये एक लड़की का नाम है। ये लड़की है लेकिन कैसी है, अच्छी है। मतलब तन्वी के बारे में जो कुछ बातें हमें जाननी है, जो कुछ विशेषता उसकी बताई है, वो कौन से शब्द से, अच्छी इस शब्द से। मतलब इस वाक्य में अच्छी ये जो शब्द है ये क्या है, इस वाक्य का विशेषण है। उस तरह से दूसरा उदाहरण है, यह सच्चे सन्यासी है। इस वाक्य में सन्यासी तो है लेकिन कैसे है, सच्चे है। उन सन्यासियों के बारे में कुछ विशेष गुण यहाँ पे दिया गया है, तो उससे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। उसी तरह से सच्चे ये जो शब्द है वो क्या है, सच्चा ये शब्द इस वाक्य का विशेषण है। तीसरा उदाहरण है, उनके पास असीम शक्तियां है। उनके पास शक्तियां तो है लेकिन कैसी है, असीम है। तो इस वाक्य का असीम ये जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है। शिवाजी शूर राजा था। शिवाजी हमारे महाराज थे, राजा थे, लेकिन वो कैसे थे, शूर थे। मतलब इस वाक्य में शूर क्या है, इस वाक्य का विशेषण है। तो इस तरह से जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान के बारे में जो कुछ विशेषता हमें बताई जाती है तो वो क्या होता है, उस वाक्य का विशेषण होता है। तो इस तरह से तीसरा प्रकार भी हमने देखा। अब हमारे शब्द भेद का जो लास्ट वाला प्रकार है वो है क्रिया। तो क्रिया मतलब क्या, कि क्रिया मतलब जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया आपको सबको पता है, हम हमारे हर रोज के काम से उसे व्यक्त करते हैं। मतलब क्या, कि हम जब कभी खाते हैं, सोते हैं, या फिर हम पानी पीते हैं, हम चलते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, ये सारी क्या होती है, क्रियाएं होती है। मतलब इसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं।
मतलब हम जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा है, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप अगर एक वाक्य में मैंने खाना खाया, बोलो इस आओ। वाक्य को अगर देखा जाए तो इसमें क्रिया जो है वो कौन सा शब्द है? खाया। ये जो शब्द है ये क्या है? ये इस वाक्य में आने वाली क्रिया है। मैंने खाना खाया, मतलब खाने की क्या है? ये क्रिया है। इसीलिए खाया ये जो शब्द है इस वाक्य में आने वाली क्रिया है। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स, उदाहरण मैंने दिए हैं। पहला उदाहरण है राम पढ़ता है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मतलब पढ़ना ये क्या है? क्रिया है। इसीलिए इस वाक्य में पढ़ता ये जो शब्द है ये क्या है? वाक्य में आने वाली आई हुई क्रिया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है शाम खाना खाता है। शाम खाना खाता है। खाता मतलब क्या? खाने की उसकी ये जो है ये क्रिया है। इसीलिए खाता ये जो शब्द है ये भी क्या है? क्रिया है। तीसरा उदाहरण है मैं तो यही रहूंगा। रहना ये भी क्या है? क्रिया है। इसीलिए इस वाक्य में रहूंगा ये जो शब्द है ये भी एक क्रिया है। मैं पत्र लिखता हूँ। लिखना ये क्या है? क्रिया है। इसीलिए लिखता ये जो शब्द है ये यहाँ पे क्या है? क्रिया दी गई है। मतलब लिखता ये जो शब्द है ये हमें वाक्य की क्रिया बताता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे मैंने आपको शब्द भेद जो है उसके 4 प्रकार मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। और हिंदी भाषा के वाक्यों में आने वाला प्रत्येक शब्द जो है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। उसी तरह से आज हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण इस नाम से पहचाने जाने वाले शब्द भेद आज हमने देखे। उसी तरह से वाक्य में आए शब्दों के 2 भेद होते हैं जिसे हम विकारी और अविकारी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो शब्दों के भेद है, चारों भेद जो है इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। और अविकारी शब्द मतलब क्या? कि अव्यय के जो भेद होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे शब्द के भेद जो है ये आपको मैंने यहाँ पे सिखाए हैं। उसके 4 भेद मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। अब हम जानेंगे अव्यय के भेद। तो देखो बच्चों, अव्यय के भेद मतलब क्या? सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे 2 वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों को ठीक तरह से देखिए, इससे हमें कुछ पता चलेगा। पहला वाक्य है यह अच्छा लड़का नहीं है। और दूसरा वाक्य क्या है? देखो, ये अच्छे लड़के नहीं है। इन दोनों वाक्यों का अगर हमने निरीक्षण किया तो इन दोनों वाक्यों में हमें कुछ फर्क दिखाई देता है। तो क्या फर्क दिखाई देता है? नीचे मैंने दिया है, देखो कि यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्यों में बदल गए हैं। अगर इन दोनों वाक्यों को हमने देखा तो पहले वाक्य के जो सारे शब्द हैं वो दूसरे वाक्य में क्या है? हमें क्या दिखाई गए हैं कि वो बदल गए हैं। जिस तरह से पहले वाक्य में यह आया है, दूसरे वाक्य में आया है ये। पहले वाक्य में अच्छा आया है, दूसरे वाक्य में आए हैं अच्छे। पहले वाक्य में है लड़का, दूसरे वाक्य में आया है लड़के। पहले वाक्य में नहीं नहीं ये जो शब्द है ये लेकिन सेम है। और दूसरे वाक्य पहले और जो लास्ट वाला शब्द है ये भी बदल दिया गया है। मतलब केवल नहीं शब्द जो है वो क्या है? अपरिवर्तित है। मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बाकी सारे शब्दों में बदलाव है लेकिन नहीं, इस शब्द में बदलाव नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, अतः यह विकारी शब्द है। तो देखो बच्चों,
कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण मतलब शब्दों के जो प्रकार हमने देखे उनमें वचन कारक लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। जैसे लड़का, लड़का, लड़के, ये क्या हुआ, उसमें बदल हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ। इसीलिए जिस वाक्य में अगर परिवर्तन हो, जिस वाक्य में अगर बदलाव हो, तो उन्हें हम क्या, कौन से शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन परंतु नहीं, जैसे कुछ शब्दों में विकार मतलब परिवर्तन नहीं होता, यह अविकारी शब्द है। इन्हें अब वे यह कहते हैं कि अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन ना हो। मतलब अव्यय मतलब क्या, कि जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। जैसे इन दोनों वाक्यों में नहीं, ये जो शब्द आया है उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए नहीं, ये जो शब्द है वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। मतलब जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से अव्यय के भी प्रकार है, अव्यय के भी 4 प्रकार है। तो अब हम अव्यय के भेद या फिर उनके प्रकार हम जानेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है अव्यय का, सबसे पहला प्रकार जो है अव्यय का वो है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या, कि जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब जो अव्यय क्रियाओं की, क्रिया मतलब क्या, कि खाना पीना सोना जागना, ये सारी क्या है, क्रियाएं है। तो इन क्रियाओं की विशेषता जिस शब्द से हमें दिखती है, बताई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिणाम आदि से संबंधित होती है। तो देखो उदाहरण भी मैंने वहां पे दिए हैं कि वहां कोई नहीं था। इस वाक्य में वहां ये जो शब्द है ये क्या है, क्रिया की विशेषता हमें बताता है, इसीलिए वहां ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण है बहन कल आएगी। बहन आने वाली है, मतलब आने की उसकी क्रिया है, लेकिन वो कब आएगी, कल। मतलब कल ये जो शब्द है ये क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है, इसीलिए कल ये जो शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण है गाड़ी धीरे धीरे चलती है। गाड़ी चलती है, चलना ये क्रिया है, लेकिन कैसी चलती है, धीरे धीरे चलती है। मतलब इस वाक्य में धीरे धीरे ये जो शब्द है वो क्या है, उस वाक्य की क्रिया विशेषण अव्यय है। चौथा उदाहरण है पिताजी ने उसे बहुत समझाया। पिताजी ने उसे समझाया, समझाना मतलब क्या, ये क्रिया है। उस क्रिया मतलब समझाना, लेकिन कैसे समझाया, बहुत समझाया। इसीलिए इस वाक्य में बहुत ये जो शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। मतलब क्रिया के बारे में जो कुछ विशेष बात हमें जिस शब्द से समझ में आती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने पहला प्रकार देखा। दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय का दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब क्या, कि जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखो बच्चों कि जब कोई भी 2 वाक्य दिए जाए और उन दोनों वाक्यों को या फिर दोनों शब्दों को जिस शब्दों से जोड़ा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिए हैं कि सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। यहाँ पे पहला वाक्य है सूरज निकला, दूसरा वाक्य है
प्रकाश नहीं फैला। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है लेकिन। तो इस तरह से लेकिन ये जो शब्द है वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसीलिए पहले वाक्य में लेकिन ये इन शब्दों ने क्या किया है, लेकिन इस शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ा है। सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, इसीलिए लेकिन ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है, लड़की ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। इस वाक्य में लड़की ने देखा पहला वाक्य हुआ, दूसरा वाक्य है अध्यापक आ रहे हैं, ये दूसरा वाक्य हुआ। इन दोनों वाक्यों को कि ये जो शब्द है उसने जोड़ा है, इसीलिए कि ये जो शब्द है ये है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण है, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। इन दोनों यहाँ पे राम और कृष्ण ये दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम को और इस शब्द ने जोड़ा है, इसीलिए और ये जो शब्द है ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो देखो बच्चों, इस तरह से किसी वाक्य को, किसी शब्दों को जिस किसी शब्द से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा प्रकार है अव्यय का संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय मतलब क्या, कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, बालू बच्चों के साथ रहने लगा। इस वाक्य में देखो कि के साथ ये क्या है, इन वाक्यों का संबंध हमें बता रहा है, इसीलिए के साथ ये जो शब्द है वो क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। उसी तरह से मैं शेर की ओर बढ़ा, मतलब इस वाक्य में की ओर ये क्या है, इस वाक्य का संबंध बता रहा है। मैं कहाँ पे बढ़ा, शेर की ओर बढ़ा, मतलब की ओर ये जो है ये शब्द है संबंध सूचक अव्यय। उसी तरह से तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। इस शब्द में खातिर ये जो शब्द है ये कुछ संबंध हमें बता रहा है, इसीलिए खातिर ये जो शब्द है ये संबंध सूचक अव्यय है। लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। लड़के के पीछे ये क्या है, संबंध, कुत्ता भी आया, मतलब इसका संज्ञा, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का जो कुछ संबंध यहाँ पे बता रहा है वो शब्द है के पीछे, इसीलिए के पीछे क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। तो इस तरह से अब हम जानेंगे अव्यय भेद के सबसे लास्ट वाला जो प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय मतलब क्या, कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अरे कितनी सुंदर लड़की है, तो इस शब्द में अरे ये जो शब्द है वो क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। मतलब जब भी कभी भी जिस वाक्य से हमें भय, आनंद, हर्ष या फिर शौक या तिरस्कार, ये जो हमारे भाव होते हैं, ये जो हमारी भावनाएं होती है, वो जिस शब्दों से प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। तो देखो अगर हमने ताजमहल देखा तो हमें क्या, हमारे शब्द में क्या आएगा, वाह। ये जो शब्द है वो क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब इस वाक्यों से
हमें ये सूचित होता है कि हमें कितना आनंद हुआ है या फिर हमें कितना अच्छा लगा उसे देखकर। दूसरा उदाहरण है, अरे संकट मोचन जी आप यहाँ। संकट मोचन मतलब क्या? भगवान। तो देखो, अगर हम ना हमारे सामने अगर भगवान आ गए तो हमें आश्चर्य होगा, अरे अरे भगवान आ गए हमारे सामने। उसी तरह से अरे ये जो शब्द है ये क्या है कि अरे संकट मोचन जी आप यहाँ। अरे ये शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय बेचारा राम अनाथ हो गया। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि शोक। हाय इस शब्द से हमें शोक ये भावना हमारी प्रकट हुई है। मतलब क्या कि हाँ ये जो शब्द है ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी ऐसी गंदगी। अगर देखो किसी कचरे के डब्बे से पास से हम अगर जाते हैं तो हमें क्या हमारी भावना क्या होती है? अरे छी। मतलब हमारी भावना जो है वो वहां पे प्रकट होती है। इसीलिए यहाँ पे भी इस वाक्य में छी ये जो शब्द है वो क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। मतलब जिस किसी भी शब्दों से हमें तिरस्कार, आनंद, हर्ष, शोक ये जो हमारी भावनाएं हैं वो अगर प्रकट होती है तो उस शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको संज्ञा के भेद शब्द के भेद और अव्यय के भेद ये जो हमारा व्याकरण का जो भाग है ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। तो अब हम इसका स्वाध्याय भी देखेंगे। तो बच्चों आपको आपकी कृति पत्रिका में, हमारी जो प्रश्न पत्रिका होती है उसमें हमें चौथा जो भाषा अध्ययन का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तर किस तरह से लिखने हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो देखो बच्चों कि हमारा जो चौथा विभाग होता है कृति पत्रिका का, उस विभाग में सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो होता है शब्द भेद का। और शब्द भेद का जो प्रश्न होता है वो किस तरह से आपको बताए जाते हैं और किसे आपको उत्तर लिखना है। तो आपको सबसे पहले सूचना दी जाती है, अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। ऐसा प्रश्न आपको कृति पत्रिका में सबसे पहला पूछा जाता है। और देखो पहला उदाहरण इस तरह से मैंने दिया, मतलब ऐसे उदाहरण आपको उस कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे। पहला उदाहरण है, सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। इस वाक्य में सोनाबाई ये क्या है? एक औरत का नाम है। इसीलिए मतलब क्या कि ये शब्द का कौन सा प्रकार है? शब्द का कौन सा भेद है? संज्ञा। मतलब आपको इसमें उत्तर क्या लिखना है? संज्ञा। मतलब सोनाबाई ये पहला शब्द लिखना है और उसके बाद उसका उत्तर लिखना है संज्ञा। तो अगर ऐसा आपने परीक्षा में लिखा तो आपको वहां पे पूरा एक अंक आपको मिलेगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। इस वाक्य में अच्छी ये जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या आता है इस वाक्य का? विशेषण। तीसरा उदाहरण है, कुछ रुपए रखे थे। रुपए रखे थे लेकिन कितने? कुछ। कुछ मतलब क्या? ये भी विशेषण है, मतलब इसका उत्तर है विशेषण। चौथा उदाहरण है, तुम अब पढ़ने बैठ जाओ। तो इस वाक्य में तुम ये जो शब्द है ये हमें क्या बताता है? सर्वनाम। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है लेकिन उस व्यक्ति के नाम के बदले का जो शब्द वहां पे आया है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस वाक्य में तुम ये जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। मतलब हमारा उत्तर आया सर्वनाम। पांचवा उदाहरण है, रोहन दौड़ लगा रहा था। रोहन क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। दौड़ना ये क्या है? ये क्रिया है। इसीलिए इस वाक्य में दौड़ इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया गया है। उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है क्रिया। इस तरह से शब्द भेद के
आपको इस तरह से पहला जो प्रश्न हमारा आएगा उनमें इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ऐसे उनके उत्तर भी लिखने हैं। उसी प्रकार अव्यय के भेद के भी आपको उदाहरण वहां पे पूछे जाएंगे। शब्द भेद के प्रश्न के बाद दूसरा जो प्रश्न आता है वो है अव्यय का। तो अव्यय का किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और आपको किस तरह से उत्तर लिखने होंगे। तो अव्यय का सबसे पहले सूचना आपको दी जाएगी कि निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या दिया गया होगा, आपको एक शब्द दिया गया होगा जो अव्यय होगा। लेकिन आपको वहां पे क्या करना है, उस शब्द को लेकर आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो वो किस तरह से बनाना है, देखो पहला शब्द आपको आपको प्रश्न पत्रिका में पूछा जाएगा, बहुत ये शब्द दिया जाएगा, इसका हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया है, देखो रोहन बहुत थक गया था। इस वाक्य में बहुत ये शब्द आया और इस वाक्य का पूरा अर्थ भी हमें समझ में आता है। तो इस तरह से आपको भी वाक्य में प्रयोग, इन अव्ययों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। उसी तरह से के पास, उसका वाक्य में प्रयोग किया है, गाड़ी के पास कोई खड़ा था। के पास ये शब्द यहाँ पे आया है, मतलब इसका मैंने वाक्य में प्रयोग किया। तीसरा उदाहरण है शायद, ये शब्द आया है, उसका वाक्य में प्रयोग किया है, शायद आज वर्षा होगी। चौथा शब्द है आजकल, आजकल उसका वाक्य में प्रयोग किया है, आजकल उनके अच्छे दिन नहीं है। पांचवा है सामने, उसका वाक्य में प्रयोग है, स्कूल के सामने एक बगीचा है। तो देखो बच्चों, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको आएगा तो आपको क्या करना है, उस शब्द से आपको वाक्य बनाने हैं, लेकिन आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिससे कोई अर्थ निकलता हो, अर्थपूर्ण आपको वहां पे वाक्य बनाने हैं। अगर आपने यूं ही कुछ भी लिख दिया तो आपको वहां पे अंक नहीं मिलेंगे। इस तरह से अगर मैंने जैसे आपको बताया, इस तरह से अगर आपने अर्थपूर्ण वाक्य वहां पे बनाए तो आपको पूरे 1 में से 1 अंक मिल सकता है। तो इस तरह से बच्चों, आज मैंने आपको शब्द भेद और अव्यय भेद, ये जो हमारा हिंदी का व्याकरण है, वो मैंने आपको पढ़ाया है। आशा करती हूँ कि आपको आज मैंने जो कुछ व्याकरण का प्रकार सिखाया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों, मेरा ये जो वीडियो है इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा और बच्चों तक ये जो आज का वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, वो पहुंच पाए। इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको आपका आभार सबका लेती हूँ और धन्यवाद।